ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज जो अपना टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी या वल्केनो। ज्वालामुखी या वल्केनो। ज्वालामुखी ये इसको बोलते हैं वल्केनो। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी क्या होता है या वल्केनो क्या होता है। ज्वालामुखी के बारे में सामान्य सामान्य प्रकार की जानकारी हमने लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो आज ज्वालामुखी का सामान्य परिचय हो गया। उसके बाद का जो अपना दूसरा टॉपिक रहता है ज्वालामुखी में वो है ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ। तो आज का जो अपना अध्ययन का बिंदु है वह है ज्वालामुखी से ज्वालामुखी से ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ। ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ सामान्यतः ज्वालामुखी क्रिया के दौरान धरातल के आंतरिक भाग से धरातल के बाह्य भाग पर जो पदार्थ निकलते हैं उनको बोल सकते हैं निःसृत पदार्थ। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे गैसें व जल वाष्प। गैसें व जल वाष्प पहला पदार्थ है। दूसरा पदार्थ आएगा उसको बोलेंगे ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ। और तीसरे जो पदार्थ है उनका नाम है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ या फिर इसको बोल सकते हैं मैग्मा या लावा। मैग्मा या लावा। तो आज का जो अपना अध्ययन का बिंदु है वह है ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ। यानी ज्वालामुखी क्रिया होगी तो धरातल के आंतरिक भाग से धरातल के बाहरी भाग पर कौन कौन से पदार्थ ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उद्गरित होते हैं उन सभी पदार्थों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो धरातल के आंतरिक भाग में पाई जाती है और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा धरातल के आंतरिक भाग से धरातल के बाहरी भाग पर आकर विस्फोट करती है। गैसें कौन कौन सी है? इसके अलावा जल वाष्प, क्योंकि अनेक प्रकार की गैसें हैं और अनेक प्रकार के तरल पदार्थ है। तो ये तरल पदार्थ धरातल के आंतरिक भाग से बाहर आएंगे। बाहर आते ही धरातल के संपर्क में आने से ये क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होकर धरातली भाग पर क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। तो उसको बोलते हैं जल वाष्प। इसके अलावा अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ है। अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ है। इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी चट्टानें या बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हो सकते हैं। उनको किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे तीसरे पदार्थ उनको बोल सकते हैं तरल पदार्थ या मैग्मा या फिर लावा। कि कौन सी प्रकृति का लावा पाया जाता है? दो प्रकृति का मुख्यतः लावा पाया जाता है। उनको बोलते हैं एक तो अम्लीय प्रकृति होती है, दूसरी क्षारीय प्रकृति होती है। तो प्रकृति के आधार पर लावा का वर्गीकरण किया गया है, उसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं लेता हूं गैसें व जलवाष्प। पहला पार्ट है, इसको बोल सकते हैं गैसें व जलवाष्प। गैसें व जल वाष्प। गैसें व जल वाष्प। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लिखते हैं धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की
अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है जो निम्न है। इन गैसों के अंतर्गत देखो आंतरिक भाग की बात हो रही है। ज्वालामुखी क्रिया कहां पर होगी? धरातल के आंतरिक भाग में, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कि सीमा का ऊपरी भाग है, उसको बोल सकते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर एक ऐसा चट्टानी भाग है जो ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी उद्गार के लिए उसको बोल सकते हैं मैग्मा चेंबर का कार्य करता है। तो धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। अब इन गैसों के नाम लिख लेते हैं एक एक। पहली गैस है, उसका नाम है नाइट्रोजन। पहली मुख्य गैस है, उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। दूसरी गैस है, उसका बोल सकते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। तीसरी गैस है, उसको बोल सकते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। चार नंबर की जो गैस है उसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। पांच नंबर की गैस है, उसको बोल सकते हैं पहली नाइट्रोजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरी है सल्फर डाइऑक्साइड, और चार नंबर की उसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा एक गैस और है, उसको हम बोल सकते हैं सल्फर डाई। नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई। हाँ, ये मुख्यतः चार गैसें पाई जाती है। उन गैसों का क्रम कौन सा है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। इस प्रकार धरातल के आंतरिक भाग है। धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है। एक गैस और है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड व सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसें धरातल के आंतरिक भाग में पाई जाती है। और धरातल के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आंतरिक भाग से धरातल के बाहरी भाग पर आती है, और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान इनका बहुत अधिक सहयोग होता है। सबसे पहले एक गैस देखो, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल या धरातल पर सबसे अधिक पाई जाती है। इसका औसत आप प्रतिशत देखें तो ये पाई जाती है समथिंग 78%, यानी 78.08% के समथिंग नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब नाइट्रोजन गैस है, इसकी क्या प्रकृति होती है? यह नाइट्रोजन गैस अगर धरातल के भूपटल या बाहरी भाग पर नहीं होगी तो पूरे धरातलीय भाग पे एक साथ क्या सकती आग लग सकती है। तो यह आग, जब आग लगती है तो आग लगने पे जो दहन होती है, दहन शक्ति, उसको क्या करती है? कम करती है। इसका मतलब क्या? धरातलीय भाग पर एक स्पेशल प्रेशर या दबाव बनाए रखती है, जिसके कारण दहन की गति को क्या करती है? ये कम करती है। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन गैस किसी वस्तु को जलाने में सहायक है, CO2 गैस उसको बुझाने में सहायक है, इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस दहन, जब कोई पदार्थ जलता है तो जलने के बाद में उसकी गति है, उस गति को क्या करती है? कम रखती है, क्योंकि इसका प्रतिशत धरातल पर सर्वाधिक पाया जाता है। अगर ये गैस नहीं पाई जाएगी तो ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी क्रिया होगी तो पूरे धरातलीय भाग पर क्या हो सकती है? आग की लपटें फैल सकती है, ज्वाला फैल सकती है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ज्वालामुखी के दहन या विस्फोट की दर को क्या करती है? थोड़ा सी कम करती है। तो ये सबसे पहली क्या होगी? अनेक प्रकार की गैसें तो ये हो गई, मुख्यतः नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो क्या हो गई? गैसें। अब इसके अलावा एक यहाँ पे एक शब्दावली और आ रही है, उसका नाम क्या है? जल वाष्प। तो जल वाष्प क्या होता है कि इन गैसों में यानी ये ऊपर वाली जो गैसें हैं, इन गैसों में
इन गैसों में जल वाष्प की मात्रा 60 से 90% तक होती है। जल वाष्प की मात्रा 60 से 90% तक होती है। यह जल वाष्प धरातलीय भाग के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है एवं धरातलीय भाग पर वर्षा करता है। तो ये हो गई गैसें व जलवाष्प। पहला बिंदु है ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ। इसके अंतर्गत पहला अपना अध्ययन का बिंदु है, उसका नाम है गैसें व जलवाष्प। यानी कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और इसके साथ गैसों के साथ क्या पाया जाता है, जल वाष्प। तो ये गैसें होती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड व सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार की तो मुख्यतः क्या पाई जाती है, ये तो मुख्यतः क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती है। इन गैसों में जलवाष्प की मात्रा, आपको इसको विशेष ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि आपको कोई पूछे कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो सर्वाधिक प्रतिशत किसका पाया जाता है, जलवाष्प व गैसों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। कितना पाया जाएगा, यानी 60 से लेकर 90%। इसका मतलब क्या है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान अधिकांश पदार्थ कौन से पाए जाते हैं, गैसें व जलवाष्प पाया जाता है। इसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई ना कोई ऐसी जगह है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, अर्ध तरल या तरल अवस्था में पाई जाएगी, तभी ज्वालामुखी का क्या होगा, वहां से विस्फोट होगा। अगर ये भाग तरल या अर्ध तरल अवस्था में नहीं पाया जाएगा तो ये जलवाष्प व गैसें धरातल के बाहरी भाग पर प्रकट नहीं हो पाएगी। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा होता है, उस मैग्मा के आधार पर हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि धरातल के आंतरिक भाग में कोई ना कोई ऐसा चट्टानी भाग है जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में या फिर अर्धतरल अवस्था में पाया जाता है, जिसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, गैसें व जल वाष्प के माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पहला बिंदु हो गया। 60 से 90% क्या पाई जाती है, जल वाष्प व गैसें। इसका मतलब कंप्लीट भाग, 90% का मतलब क्या है, मात्र 10% भाग है, 10% भाग में तो अदर पदार्थ पाए जाएंगे। दूसरा है जलवाष्प व गैसें होगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अपना है, इसमें है ठोस पदार्थ। कौन से पदार्थ, ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थों के अंतर्गत क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के अंतर्गत अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ जो धरातल के आंतरिक भाग से धरातल के बाहरी भाग या अपने धरातलीय भाग पर क्या होते हैं, आते हैं या उद्गिरित होते हैं। तो ये ठोस पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, ठोस पदार्थ है। इन ठोस पदार्थों की पहले एक शब्दावली लिखूंगा, फिर उस शब्दावली का अर्थ क्या, मतलब क्या होता है, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले एक शब्दावली लिखता हूं मैं, उसका नाम है ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम। तो ज्वालामुखी बम क्या होता है, ज्वालामुखी बम क्या होता है। देखो बम का अर्थ क्या होता है, बम बहुत खतरनाक चीज होती है। इसका मतलब क्या है कि धरातल के आंतरिक भाग में बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े, इसका मतलब क्या होता है, धरातल के आंतरिक भाग में स्थित बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, बम बोल सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े, बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े जिनकी आकृति किस प्रकार की होती है, जिनकी आकृति फुटबॉल के समान होती है।
फुटबॉल फुटबॉल के सदृश्य होती है, फुटबॉल के सदृश्य। यानी ज्वालामुखी बम हम किसको कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े। सबसे पहली चीज क्या है, बहुत बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े। अब इनकी आकृति किस प्रकार की हो सकती है, तो इनकी आकृति फुटबॉल के सदृश्य होती है। यानी फुटबॉल जितना बड़ा होता है उतने उतने बड़ी आकृति के जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान चट्टानों के टुकड़े धरातल के आंतरिक भाग से टूट फूट कर धरातल के बाहरी भाग पर आते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी बम। इसके अलावा दूसरी शब्दावली है उसको बोल सकते हैं, दूसरी शब्दावली है उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी ब्रेसिया, ज्वालामुखी ब्रेसिया। अब ज्वालामुखी ब्रेसिया है, इसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे बड़े जो चट्टानी के टुकड़े हैं उनको हम बोल सकते हैं बम। इसका मतलब क्या है, बम से इनकी आकृति क्या होगी, कुछ कम होगी। यानी बम वाले जो अपने ये बम के सदृश्य ज्वालामुखी बम या फुटबॉल की आकृति के सदृश्य जो चट्टानी टुकड़े उनसे इनकी आकृति क्या होगी, कुछ कम होगी। तो ज्वालामुखी बम से ज्वालामुखी बम से छोटी आकृति के ज्वालामुखी बम से छोटी आकृति के टुकड़े जो तीखे हुए नुकीले होते हैं, तीखे हुए नुकीले होते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी ब्रेसिया। तो ज्वालामुखी बम से इनकी आकृति क्या होगी, कुछ कम होगी। इसके अलावा क्या ये तीखे व नुकीले क्यों हो जाएंगे, क्योंकि धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की चट्टानें होती है और अनेक प्रकार की चट्टानों क्या होता है, अलग अलग घनत्व होता है। तो धरातल के आंतरिक भाग से बाहरी भाग में ये आएंगे, तो धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार के चट्टानों से इनका क्या होता है, टकराव होगा। तो टकराव की क्रिया के कारण ये किस प्रकार हो जाएंगे, तीखे और नुकीले हो जाएंगे। फिर तीसरी शब्दावली है उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी लेपिली, ज्वालामुखी लेपिली। अब लेपिली का अर्थ क्या होता है, लेपिली का अर्थ क्या होता है, लेपिली का अर्थ होता है कि धरातल के आंतरिक भाग से, देखो सबसे पहली चीज क्या है, ज्वालामुखी बम वाले सबसे बड़े थे, उसके बाद में ज्वालामुखी ब्रेसिया वाले छोटे हो गए, इसका आगे वाला ज्वालामुखी लेपिली इस वाले और छोटे हो गए, और सबसे यानी ऊपर से नीचे की ओर रहेंगे। तो ये पदार्थ आंतरिक पदार्थ या आंतरिक चट्टानी भाग है, इनकी आकृति लगातार छोटी होती जाएगी। तो ज्वालामुखी लेपिली के अंतर्गत आता है। इनकी आकृति किस प्रकार की होगी, इनकी आकृति अखरोट या अपन बोल सकते हैं मटर के दाने के सदृश्य, मटर के दाने के सदृश्य जिनकी आकृति या आकार होता है उनको बोल सकते हैं ज्वालामुखी लेपिली। चौथी शब्दावली है उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी, 4 नंबर की शब्दावली है उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी टफ, ज्वालामुखी टफ। तो ज्वालामुखी टफ का अर्थ क्या होता है, ज्वालामुखी टफ। अब ज्वालामुखी टफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ज्वालामुखी टफ का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऊपर से नीचे की ओर, जैसे ज्वालामुखी बम ब्रेसिया लेपिली और टफ, इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इनके जो चट्टानी टुकड़े उनकी आकृति लगातार क्या होती, छोटी होती जाएगी। तो ज्वालामुखी टफ के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत रेत धूल के कण पाए जाते हैं। रेत बोल सकते हैं, रेत के अलावा रेत या फिर क्या हो सकते हैं, धूल, रेत एवं धूल
या फिर एक शब्दावली और प्रयुक्त की जैसे उसको बोल सकते हैं राख, रेत, धूल या राख के कण। एक ही बात, रेत, धूल या राख के कण। राख के जो कण होते हैं, राख के कण होते हैं, उनको बोल सकते हैं ज्वालामुखी टप। ज्वालामुखी टप हो गया। आगे में एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विशेष प्रकार की शब्दावली बनती है, उसको बोल सकते हैं प्यूमिस चट्टाने। कौन सी चट्टाने? प्यूमिस चट्टाने। तो प्यूमिस चट्टानों का सीधा संबंध ज्वालामुखी टप से है, ज्वालामुखी टप से होता है। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, आगे वाले पेज में आपको मैं बताता हूं कि सबसे बात हो रही है अपनी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी टप, ज्वालामुखी टप। अब ज्वालामुखी टप के अंतर्गत क्या होते हैं, रेत, राख और किसके कण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं। रेत, राख और किसके कण हो सकते हैं, धूल के कण। तो ज्वालामुखी टफ क्रिया है, इस ज्वालामुखी टफ क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, एक ही डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सी इसको बताने की कोशिश करता हूं, डायग्राम के माध्यम से बताने की मैं आपको कोशिश करता हूं कि ये अपना क्या है, धरातलीय भाग है। ये अपना क्या है, धरातलीय भाग है। अब धरातलीय भाग के अंतर्गत एक ऐसा स्थान पाया जाता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्मा चेंबर। ये क्या है, मैग्मा चेंबर है। ये मैग्मा चेंबर पाया जाता है, इसको हम बोल सकते हैं मैग्मा चेंबर, मैग्मा चेंबर। अब मैग्मा चेंबर से क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग से इस प्रकार लावा, इस प्रकार लावा धरातल के बाहरी भाग से इस प्रकार टकराएगा, और टकराने के बाद में क्या करेगा, ये धरातलीय भाग को क्या करेगा, लगातार इस प्रकार ये टकराता रहेगा। टकराने से धरातलीय भाग लगातार क्या हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और उसके बाद में इस भाग में क्या होगा, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाएगा। इस भाग में किसका निर्माण हो जाएगा, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार शंकु के सदृश से इस प्रकार की आकृति हमारे को देखने को मिलेगी। इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति हमारे को देखने को मिलेगी। तो ये इसके बीच में क्या हो गया, लावा धरातल के बाहरी भाग पर आकर लावा इस भाग में क्या हो गया, जम गया, ठोस हो गया, या फिर ठोस रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी शंकु। क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु का मतलब क्या होता है, एक पर्वत के सदृश से संरचना बन जाती है, और इस पर्वत सदृश संरचना का जब विशालतम रूप हो जाता है तो उसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो इस क्रिया के दौरान देखो क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भाग है, धरातल के आंतरिक भाग से मैंने आपको क्या बताया कि अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है, इनके अलावा क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थों में जो भारी पदार्थ होते हैं वो लावा के रूप में इस भाग पर संचरित हो जाएंगे। इसके अलावा धरातल के आंतरिक भाग है, इस धरातल के आंतरिक भाग से अनेक प्रकार की क्या होगी, अनेक प्रकार के धूल एवं मिट्टी के कण होंगे, धूल एवं मिट्टी के कण होंगे जो धरातल के एकदम ऊपरी भाग तक इस प्रकार ऊंचाई तक जाएंगे, क्योंकि इनका आयतन या आकार क्या होगा, सबसे छोटा पाया जाता है। इनका आयतन या आकार क्या होगा, सबसे कम पाया जाता है, या सबसे छोटी इनकी आकृति होती है। तो ये धरातल के बहुत ऊपरी भाग तक इस प्रकार दिखाई देंगे हमारे को। ये क्या होंगे, राख, या फिर बोल सकते हैं इनको राख या रेत के कण, राख या रेत के कण। तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भारी पदार्थ तो यहाँ पर लगातार ये जमते जाएंगे, या परत दर परत इनका क्या होगा, निर्माण होता जाएगा। और जो हल्के है, ज्वालामुखी तप में क्या होता है, रेत व धूल के हल्के कण होते हैं, वो हल्के कण धरातल में बहुत ऊंचाई तक
उड़ते रहते हैं, धरातल में बहुत ऊंचाई तक यह क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। तो इस क्रिया के दौरान क्या होता, ये धरातल के बाहरी भाग में जैसे धरातलीय संपर्क में आएंगे तो धरातल में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हुए हमारे को दिखाई देंगे। उसके बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद में यानी थोड़े समय बाद में ये पदार्थ धरातल के ऊपरी भाग से यानी वायुमंडलीय भाग से लगातार कहां पर जमते जाएंगे, वापस ये धरातलीय भाग हो गया। ये क्या हो गया, अपना धरातलीय भाग है। इस धरातलीय भाग पर ये वापस क्या हो जाएंगे, इस प्रकार बारी होकर वापस अपने एक भाग पे इस प्रकार जम जाएंगे। वापस धरातलीय भाग पर ये वापस क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। इस प्रकार परत दर परत वापस ये धरातलीय भाग पर क्या हो जाएंगे, ये वापस से जम जाएंगे। तो ये धरातलीय भाग पर वापस आएंगे तो इनके साथ ये तो हो गए, क्या हो गए, रेत व धूल के कण। और रेत व धूल के कणों के साथ साथ यहाँ पर क्या होगी, अनेक प्रकार की क्या विद्यमान होगी, अनेक प्रकार की गैसें। तो धूल व राख के कण हो गए, एक तो क्या हो गया, धूल और राख के कण हो गए। और धूल व राख के कणों के साथ अनेक प्रकार की गैसें, अनेक प्रकार की गैसें यहाँ पर ठोस रूप ले लेती है, ठोस रूप ले लेती है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती है, इस प्रकार की जो क्या होगी, चट्टानें होगी। तो इस प्रकार की चट्टानों को हम बोलेंगे प्यूमिस चट्टानें। कौन सी चट्टानें, प्यूमिस चट्टानें, प्यूमिस चट्टानें। अब प्यूमिस चट्टान का निर्माण कैसे होता है, धूल व राख के छोटे छोटे कण, धूल व राख के छोटे छोटे कण और उनके साथ अनेक प्रकार की गैसें, क्योंकि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं। तो धूल व राख के कणों के साथ अनेक प्रकार की गैसें धरातलीय भाग पर आकर ठोस रूप धारण कर लेती है। और कुछ समय बाद में क्या होता है, जो ये गैसें हैं, ये गैसें इस चट्टानी भाग से वापस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर केवल धूल व राख के कण परत दर परत एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, इस चट्टानी रूप है, इस चट्टानी रूप का घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। और किसी भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो पानी पर वो तैराव की अवस्था में हमारे को दिखाई देगी। तो इस प्रकार की चट्टानें होती है, उन चट्टानों को क्या बोलते हैं, प्यूमिस चट्टानें। यहां पे लिख लेते हैं प्यूमिस चट्टानें, प्यूमिस चट्टानें चट्टानों का घनत्व पानी के घनत्व से, पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। इसलिए होता है, इसलिए पानी में ये चट्टानें तैराव की अवस्था में रहती है, तैराव की अवस्था में होती, तैराव की अवस्था में होती है। तो आप ये प्यूमिस वाली चट्टानें, इसको थोड़ा सी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी चट्टानें प्यूमिस चट्टानें होती है। प्यूमिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि धूल व राख के कणों से निर्मित, धरातल के बाहरी भाग पर धूल व राख के कण आते हैं और इनसे निर्मित जो चट्टानी भाग होता है उसको बोलते हैं प्यूमिस। और इन चट्टानों का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा। और किसी भी वस्तु को आपको पता है कि पानी का घनत्व अधिक है और उस वस्तु का घनत्व कम है तो वो पानी के ऊपर क्या होगी, तैराव की अवस्था में होगी। तो इस प्रकार की चट्टानों को बोल सकते हैं अपन प्यूमिस चट्टानें। इसके अलावा एक शब्दावली और प्रयुक्त की जाती है, ये ठोस पदार्थ है, इसके अंतर्गत एक शब्दावली और प्रयुक्त की जाती है, उसको बोलते हैं, उस शब्दावली का नाम है पाइरोक्लास्ट, पाइरोक्लास्ट, पाइरोक्लास्ट। पाइरोक्लास्ट का मतलब क्या होता है कि चट्टानी टुकड़े, पाइरोक्लास्ट के अंतर्गत क्या होता है, चट्टानी टुकड़े, चट्टानी टुकड़े, चट्टानी टुकड़े। इसका मतलब क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भाग से जब मैग्मा या लावा होगा तो वो धरातल के बाहरी भाग यानी धरातल की सतह इस भाग से लगातार क्या होगा, वो नीचे से लगातार प्रेशर बनाएगा तो इस भाग से लगातार टकराएगा। टकराने के बाद में धरातल का ऊपरी भाग या जिसको हम बोल सकते हैं क्रस्ट वाला भाग, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले धरातल के आंतरिक भाग से मैग्मा जैसे इस भाग से टकराएगा तो टकराने के बाद में इस भाग वाले है ना वो चट्टानी टुकड़े वो सबसे पहले धरातल के ऊपरी भाग पे दिखाई देंगे, क्योंकि मैग्मा उसके बाद में आएगा। सबसे पहले ऊपर वाला ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ टूटने के बाद में मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा। तो ये ऊपर वाला स्थल मंडल या क्रस्ट वाला जो भाग है, इस भाग के जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको बोल सकते हैं पाइरोक्लास्ट, पाइरोक्लास्ट।
तो ये तो हो गए अपने ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थों के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था सबसे पहले ज्वालामुखी बम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में ज्वालामुखी बम के बाद में ब्रेसिया, तीसरा पढ़ा था लेपिली, चौथा पढ़ा था टप, और पांचवा है इसको बोल सकते हैं पायरोक्लास्ट। ये 5 पायरोक्लास्ट हो गए। इस प्रकार सबसे पहले जलवाष्प व गैसें पढ़ ली, उसके बाद में ठोस पदार्थ पढ़ ली। अब पढ़ते हैं तरल पदार्थ या मैग्मा। 3 नंबर वाला भाग है उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे तरल पदार्थ। कौन से पदार्थ? तरल पदार्थ, या फिर इसको बोल सकते हैं मैग्मा, मैग्मा या लावा, मैग्मा या लावा। तरल पदार्थ और तरल पदार्थों के अंदर मैग्मा और लावा। तो सबसे पहले मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है? तो सबसे पहले लिखते हैं मैग्मा। क्या? मैग्मा। मैग्मा क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भाग में चट्टानों के पिघलने से निर्मित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यानी धरातल के आंतरिक भाग में चट्टानों के पिघलने से निर्मित तरल व तप्त पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा तभी कहेंगे जब धरातल के आंतरिक भाग में गर्म व तप्त रहेगा। दूसरी शब्दावली उसको बोल सकते हैं लावा। क्या बोल सकते हैं? लावा। तो ये धरातलीय आंतरिक भाग में इसको बोलेंगे मैग्मा, और जैसे धरातल के बाहरी भाग पर प्रकट हो जाएगा यानी ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लावा। मैग्मा जब धरातलीय सतह पर आकर ठोस रूप हुए ठंडा हो जाएगा तो उसे लावा कहते हैं। यानी जब भी ये गर्म रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे। और ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद में इसको क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। अब एक तो हो गया मैग्मा व लावा। अब मैग्मा व लावा है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं प्रकृति के आधार पे। एक है अम्लीय लावा और दूसरा है क्षारीय लावा। तो अम्लीय व क्षारीय लावा है तो लावा और लावा का वर्गीकरण हम सामान्यतः 2 भागों में करते हैं। यानी मैग्मा या लावा है, इसका वर्गीकरण हम सामान्यतः 2 प्रकार से करते हैं। पहला है उसको बोल सकते हैं अम्लीय लावा। पहला लावा है उसको कौन सा लावा बोल सकते हैं? अम्लीय लावा। और दूसरे प्रकार का लावा है उसको हम बोल सकते हैं क्षारीय लावा। तो अम्लीय व क्षारीय लावा में क्या अंतर पाया जाता है या किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है? तो सबसे पहले अम्लीय लावा। अब अम्लीय लावा के अंतर्गत क्या होता है व क्षारीय लावा में क्या होता है, इसके आधार पर इनके अलग अलग नाम कैसे पढ़े हैं। तो सबसे पहले अम्लीय लावा है तो अम्लीय लावा। अब अम्लीय लावा के अंतर्गत देखो एक तत्व होता है, उसका नाम क्या है? सिलिका। क्या होता है? सिलिका। इस सिलिका के प्रतिशत के आधार पे हम लावा का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि सिलिका की मात्रा 50% से अधिक, जिस मैग्मा या लावा में सिलिका की मात्रा 50% से अधिक पाई जाती है, कितने भी हो सकते हैं 50% से अधिक, उसको बोल सकते हैं अम्लीय प्रकृति का लावा। और यहाँ पर हो गया इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है 50% से कम। सिलिका की मात्रा 50% से कम, 50% से कम। तो इस प्रकार का लावा होगा, उसको बोलेंगे क्षारीय लावा। फिर दूसरी कंडीशन है
कि 50% से अधिक सिलिका की मात्रा पाई जाएगी तो ये लावा गाढ़ा प्रकृति का होगा। ये लावा किस प्रकार का होगा, यानी अम्लीय लावा गाढ़ा प्रकृति का, गाढ़ी प्रकृति का या गाढ़ा प्रकृति का, गाढ़ी प्रकृति का या गाढ़ा प्रकृति का होगा। जबकि ये लावा किस प्रकार का होगा, तरल प्रकृति का होगा, तरल प्रकृति का होगा, तरल प्रकृति का होगा। तो जो लावा जितना गाढ़ा होगा वो धरातल के बाहरी भाग में विस्फोट होगा, तो विस्फोट होने के बाद में गाढ़ी चीज अपने ही स्थान पे क्या होती है, संचरित होती जाती है, स्टोर होती जाएगी, और पतली चीज क्या होगी, धरातल के बहुत दूर दूर तक क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो जो अम्लीय लावा है, इस अम्लीय लावा के द्वारा ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जबकि सारी लावा के द्वारा ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, क्योंकि ये लावा गाढ़ी प्रकृति का होगा तो पर्वत बहुत ऊंचाई तक होगा, और पठार वाला भाग है, ये पठार वाला भाग बहुत लंबा होता है। इसका मतलब लावा एकदम धरातल के बाहरी भाग में आएगा और बहुत दूर तक क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसके द्वारा पठार का निर्माण होगा। अगली ये अम्लीय लावा है, इस अम्लीय लावा का रंग पीला पाया जाता है, रंग सामान्यतः इसका क्या किस प्रकार का पाया जाता है, पीला होता है। जबकि क्षारीय लावा इसका रंग सामान्यतः काला होता है, रंग इसका सामान्यतः किस प्रकार का होता है, काला होता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस अपने टॉपिक में पढ़ने की कोशिश की ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थों के बारे में, कौन कौन से निःसृत पदार्थ होते हैं, एक बार इनको वापस देख लेते हैं। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ, यानी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निःसृत पदार्थ है, आंतरिक भाग से बाहरी भाग पर जो पदार्थ आते हैं उनको सबसे पहले गैसें व जलवाष्प में बांटते हैं। पहला भाग है उसको गैसें व जलवाष्प, दूसरा है उसको बोल सकते हैं ठोस पदार्थ, और तीसरा हो गया तरल पदार्थ, मैग्मा या लावा। तो गैसें व जलवाष्प यानी धरातल के आंतरिक भाग में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड व सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार की क्या होती है, मुख्य गैसें पाई जाती है। इन गैसों में जलवाष्प की मात्रा 60 से लेकर 90% तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन प्लस आपके जो पेपर आएगा उस पेपर की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस पूरे, यानी अभी ये गैसें व जलवाष्प है, इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि जलवाष्प व गैसों का प्रतिशत ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत कितना होता है, या ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत सबसे अधिक प्रतिशत किसका पाया जाता है। तो वहां पर आपको सही ऑप्शन बनना पड़ेगा, 60 से 90% तक क्या पाई जाती है, गैसें व जलवाष्प पाया जाता है। फिर दूसरा है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थों के अंदर सबसे बड़े चट्टानी भाग है उनको बोल सकते हैं ज्वालामुखी बम। इनकी आकृति फुटबॉल या फुटबॉल से बड़ी होती है। बाद में ज्वालामुखी ब्रेसिया, ज्वालामुखी ब्रेसिया की आकृति फुटबॉल से थोड़ी सी कम होगी, इसका मतलब क्या, ज्वालामुखी बम से थोड़ी सी आकृति कम होगी। उसके बाद में ये किस प्रकार के होंगे, ये तीखे व नुकीले हो जाएंगे, क्योंकि आंतरिक भाग से बाहरी भाग पे आएगा तो वहां पर अनेक प्रकार की चट्टानें मिलेगी, अलग अलग प्रकृति या स्वभाव होगी, उन चट्टानों से टकराएंगे, टकराने के कारण किस प्रकार हो जाएंगे, तीखे हो जाएंगे व नुकीले हो जाएंगे। अगला है ज्वालामुखी लेपिली, इनकी आकृति अखरोट व मटर के दाने के सदृश होती है। अगला है ज्वालामुखी टप, यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, रेत, धूल व राख के कण पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया, ज्वालामुखी टप, यानी ज्वालामुखी टप के अंतर्गत रेत, राख व धूल के कण पाए जाते हैं। इनके द्वारा एक आकृति बन जाती है, धरातल के बाहरी भाग पर एक चट्टानी भाग बन जाता है। उस चट्टानी भाग को हम बोल सकते हैं कि किस प्रकार की चट्टानें, प्यूमिस प्रकार की चट्टानें बन जाती है। प्यूमिस प्रकार की चट्टानों में क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो एकदम हल्के पदार्थ कौन से होंगे, रेत व राख, धूल के कण एकदम हल्के भाग होंगे, हल्के पदार्थ होंगे जो धरातल के बहुत ऊपरी, यानी धरातल के ऊपरी भाग, वायुमंडलीय वाले भाग में क्या ये घूमने लग जाएंगे या तैरने लग जाएंगे। उसके बाद में ये जैसे ही तैरने के बाद में वापस धरातलीय भाग पर आएंगे, धरातलीय भाग पर आकर वापस अपना एक चट्टानी रूप ले लेंगे। इस चट्टानी रूप में धूल व राख के कण हो जाएंगे और इनके साथ वायुमंडल के संपर्क में आने वाली अनेक प्रकार की गैसें, ये गैसें चट्टानी रूप ले लेगी और चट्टानी रूप लेने के बाद में ये गैसें इस चट्टानी रूप से वापस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर केवल धूल व राख के कण है, ये चट्टान का रूप ले लेते हैं और इस चट्टान का घनत्व पानी के घनत्व से कम पाया जाता है, तो ये पानी के ऊपर तैराव की अवस्था में हमारे को दिखाई देती है। इस प्रकार की चट्टानों को हम बोल सकते हैं प्यूमिस चट्टानें। फिर अगला है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या होता है,
चट्टानी टुकड़े यानी धरातल के बाहरी भाग वाले चट्टानी भाग, इस चट्टानी भाग के जो टुकड़े होते हैं उनको बोल सकते हैं पायरोक्लास्ट। इसके अलावा तरल पदार्थों में मैग्मा बोल सकते हैं या फिर लावा। तो मैग्मा क्या होता है? धरातल के आंतरिक भाग में चट्टानों के पिघलने से निर्मित तरल व तप्त पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा धरातल के बाहरी भाग में आएगा या वायुमंडलीय सतह पर आएगा, धरातलीय सतह पर आएगा या वायुमंडल के संपर्क में जैसे ये आएगा तो ये किस प्रकार ले लेगा? अपना ठोस रूप ले लेगा, ठोस रूप वह ठंडा हो जाएगा। ठोस व ठंडा होने के बाद में इसको हम बोल सकते हैं लावा। उसके बाद में है मैग्मा व लावा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी मैग्मा व लावा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला उसको बोल सकते हैं अम्लीय लावा और दूसरा क्षारीय लावा। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा पाई जाती है 50% या 50% से अधिक भी हो सकती है। दूसरी चीज है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रकृति, यानी इस जो अम्लीय लावा है इसकी प्रकृति क्या होती है? हमेशा गाढ़ी प्रकृति की होती है। गाढ़ी प्रकृति के होने के कारण ये धरातलीय भाग से विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद में अपने स्थान पे क्या होता है? परत दर परत जमता रहेगा और बहुत ऊंची आकृति का ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर देगा। अगला पॉइंट है इनके द्वारा ज्वालामुखी शंकु का निर्माण या पर्वत का निर्माण होगा। फिर इसका रंग सामान्यतः पीला पाया जाता है। जबकि इसके विपरीत क्षारीय लावा है, इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी? 50% से कम होगी। अगला है तरल प्रकृति का होगा, इससे ज्वालामुखी फटारों का निर्माण होगा। फिर इसका रंग सामान्यतः किस प्रकार का होगा? इसका रंग सामान्यतः काला होगा। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक्स।